मतलब कैरेक्टराइजेशन लिविंग का हमने कर लिया था। क्या कर लिया था बेटा? कैरेक्टराइजेशन कर लिया था। ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास, मान लो बेटा जी, ये मुझे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया जो इंसान जैसा दिखता है, थोड़े बहुत चेंजेस है, मतलब एक इंसान की न्यू स्पीसीज मिल गई है। क्या मिल गई है? न्यू स्पीसीज मिल गई है। अब इस नाम को रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। उन रूल्स के हिसाब से साइंटिफिक नेम रखा जाता है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ही जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी ना किसी एक चीज को बेसिस मान के करेंगे। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कर सकते हैं, आपस में वो कैसे रिलेटेड हैं ये चीज डिस्कस कर रहे हो। और जो स्पीसीज है, अगर आप ये देखोगे इसमें नंबर ऑफ है। हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान, हमारी पूरी टीम आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लेकर आती है पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। बेटा हम द लिविंग वर्ल्ड के अपने इस चैप्टर में कहां तक पहुंच चुके थे? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ लिया बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए थे, वो क्या होते हैं, उनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और नॉन लिविंग से वो कैसे अलग हैं, हमने ये सारी बातें जान ली थी। मतलब कैरेक्टराइजेशन लिविंग का हमने कर लिया था। क्या कर लिया था बेटा? कैरेक्टराइजेशन कर लिया था। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ने वाले बेटा? हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी। तब ये क्या वाला है भाई? द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी की जो ब्रांच है, साइंस में बायोलॉजी की जो ब्रांच है, which deals with the study of principles and procedures of classification is called taxonomy। मतलब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है, एक ऑर्गेनिज्म सी है और एक ऑर्गेनिज्म डी है। मेरे पास 4 ऑर्गेनिज्म है। इनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनको ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। और इस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और क्या बात क्या है? ग्रीक टर्म टैक्सोनॉमी, ये टर्म कैसा है? ग्रीक का है, ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है। इट वाज कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले। मतलब एपीडी कैंडोले सर थे, उन्होंने ये टर्म दिया था क्लासिफिकेशन की स्टडी को। ये टर्म किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने दिया था। एंड लीनियस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि टर्म जो टर्म दिया वो एपीडी कैंडोले ने दिया, बट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको बोल रहे हैं? लीनियस सर को बोल रहे हैं। किसको? लीनियस सर को। अब इसमें क्या परेशानी है भाई? इसमें कोई परेशानी नहीं बेटा। कंफ्यूजन आपको इसलिए ये हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि नाम किसने दिया? नाम किसने दिया है? एपीडी कैंडोले ने दिया। बट जो मोस्ट ऑफ द टैक्सोनॉमी में काम किया है वो किसने किया है? लीनियस सर ने किया है। इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? लीनियस सर को बोलते हैं, ना कि एपीडी कैंडोले को बोलते हैं। ठीक है बेटा? अब फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम करते क्या है, मेन चीजें क्या होती है? अब इसमें हम 3 चीजें मेन करने वाले बेटा। पहले तो हम कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे, उसके कैरेक्टर्स के को जानेंगे। जैसे मान लो मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला, ऑर्गेनिज्म ए। अब मुझे इसमें पहले कैरेक्टर देखने पड़ेंगे कि हाँ भाई इसमें 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। मैंने इसके कैरेक्टर्स जाने, मतलब उसमें क्या किया? कैरेक्टराइजेशन किया। इसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हाँ इस जानवर को किसके जैसा है। मान लो ये किसके जैसा दिख रहा हो? इंसान की जैसा दिख रहा हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इंसान जैसा ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? इंसान जैसा ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद में क्या करूंगा? इसके बाद में उसका करूंगा नॉमेनक्लेचर। क्या करूंगा? नॉमेनक्लेचर। मान लो बेटा जी, ये मुझे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल गया जो इंसान जैसा दिखता है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मतलब एक इंसान की न्यू स्पीसीज मिल गई है। क्या मिल गई है? न्यू स्पीसीज मिल गई है। और अगर मुझे न्यू स्पीसीज मिल गई है तो मैं उसको नया नाम रखूंगा। अब एक बात याद रखना बेटा जी, एक बार मेरी और मेरी मम्मी की शर्त लगी कि उनके टाइम में पढ़ाई ज्यादा मुश्किल थी या मेरे टाइम पे पढ़ाई ज्यादा मुश्किल थी, तो मैंने उनको एक नाम याद करने को दिया। वो नाम मैं आपको भी याद करने के लिए देता हूं। उसका नाम है बेटा इलायोकार्पस फ्लोरीबंदस। नाम क्या बेटा? इलायोकार्पस फ्लोरीबंदस। ये रुद्राक्ष का साइंटिफिक नेम है। क्या है? रुद्राक्ष का साइंटिफिक नेम है। अब रुद्राक्ष को हम रुद्राक्ष भी तो बोल सकते थे, हमने इलायोकार्पस फ्लोरीबंदस क्यों नाम रखा? इसका नाम इसलिए रखा गया बेटा जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड एक सेम नाम रह सके। क्या रह सके? एक सेम नाम
रह सके। इसके बारे में अभी और बात करेंगे, यहाँ पे समझो बट। तो नॉमेनक्लेचर हमें उसका एक साइंटिफिक नेम क्यों रखना है, जिससे ऑल ओवर द ग्लोब उसको एक नाम से जाना जा सके। साइंटिस्ट आपस में बात करने के लिए ऐसा नाम रखते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि जिस स्पीसीज का नाम आज इंडिया में कुछ और है, वही आप अफ्रीका में चले जाओगे कुछ और होगा, यूएसए में चले जाओगे कुछ और होगा। उस चीज को कॉमन करने के लिए ये नाम रखा गया। क्या किया गया? उस चीज को कॉमन करने के लिए ये नाम रखा गया बेटा, है ना। तो नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद है उसका क्लासिफिकेशन, कि उसको किसी ग्रुप में क्लासिफाई किया जाए। इस क्लासिफिकेशन के ऊपर हम एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो पूरा एक चैप्टर है। तो आज हम कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम कैरेक्टराइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम कर भी चुके। कैरेक्टराइजेशन लिविंग बीइंग का हमने चेक कर लिया, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। हम क्या मेन अब डिस्कस करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं, और क्लासिफिकेशन के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर ही पड़ा हुआ है हमारे पास, है ना बेटा। तो आओ आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे देखो कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। दिस इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जो मैंने बात की कि मुझे एक स्पीसीज मिली, मैंने उसके कैरेक्टर्स को चेकआउट किया, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या बना, एक दूसरा इंसान बन गया। कि इंसान से इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या है, डिट्टो मैच कर रहे हैं। मतलब एक स्पीसीज है पर किसके जैसी है, इंसानों जैसी, पर डिट्टो सेम नहीं है, डिट्टो सेम नहीं बेटा, है ना। तो हमने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल रूल। अब इस नाम को रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। उन रूल्स के हिसाब से साइंटिफिक नेम रखा जाता है, उन रूल्स के बाहर साइंटिफिक नेम नहीं रखे जाते। वो रूल्स अपन डिस्कस करेंगे, है ना बेटा। क्लासिफिकेशन, it is the grouping of organism into convenient categories on the basis of easily observable characters। मतलब उनके easily observe जो कैरेक्टर हो जाते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करेंगे। और अब समझते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। अब जो टेक्सोनॉमी है उसकी कुछ टाइप्स भी हैं। उसका बेसिस ये है कि इस बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। टेक्सोनॉमी में कोई एक बेसिस बनाया गया। याद रखना बेटा, अगर मुझे किसी चीज को कैटेगराइज करना है, अगर मुझे किसी चीज को कैटेगराइज करना है, तो कोई ना कोई बेसिस रखना पड़ेगा। जैसे आपके घर में किचन में मम्मी का एक शेल्फ होगा, उस शेल्फ में सिर्फ मसाले रखे। मम्मी ने क्या कैटेगराइज रखा है कि इस शेल्फ में मैं सिर्फ क्या रखूंगी, मसाले रखूंगी। ऐसे ही एक शेल्फ होगा जहां पे सिर्फ प्लेट रखी होंगी, एक शेल्फ होगा जहां पे सिर्फ कटोरियां रखी होंगी। तो उन्होंने किसी ना किसी बेसिस पे कैटेगराइज कर रखा है ना। वैसे ही जब भी हम टेक्सोनॉमी में किसी चीज को कैटेगराइज करेंगे, या फिर पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ही जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी ना किसी एक चीज को बेसिस मान के करेंगे कि हाँ ये बेसिस है, इस बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे हम इंडियंस को किस बेसिस पे दूसरे लोगों से अलग किया जा सकता है, इस बेसिस पे किया जा सकता है कि हम इंडिया में रहते हैं, वहां नहीं रहते। ये एक बेसिस हो सकता है ना। अब जैसे मान लो अगर आपके मध्य प्रदेश वाले इंसान को महाराष्ट्र वाले इंसान से अलग करना है, तो किस बेसिस पे कर सकते हो कि ये मध्य प्रदेश में रहता है, ये महाराष्ट्र में रहता है, इसलिए दोनों अलग अलग है। पर एक बेसिस मिल गया ना, तो आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए एक बेसिस की बहुत जरूरत है ना। तो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, पहली टेक्सोनॉमी है साइटोटेक्सोनॉमी। क्या, साइटोटेक्सोनॉमी। और साइटो से वर्ड है साइटोप्लाज्मिक टेक्सोनॉमी। कैसी, साइटोप्लाज्मिक टेक्सोनॉमी। इसमें होता क्या बेटा, द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स इन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड साइटोटेक्सोनॉमी। किसमें किया जाता है, प्लांट्स में किया जाता है। किस बेसिस पे, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली क्या क्या है, उसके बेसिस पे। अगर आपके पास गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है तो आप इस ग्रुप में जाओगे, नहीं प्रेजेंट है तो दूसरे ग्रुप में जाओगे। मतलब आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है उसके बेसिस पे किया जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। अब आगे समझो, एक और टेक्सोनॉमी देखते हैं जिसका नाम है बेटा कीमोटेक्सोनॉमी। क्या नाम है बेटा, कीमोटेक्सोनॉमी। अब इससे में आपको डिट्टो समझ में आ गया होगा, इवन डायग्राम देख के भी समझ में आ गया होगा कि हम किसका यूज करेंगे, केमिकल्स। लिविंग बॉडी में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। द यूजेस ऑफ केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स इन क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड कीमोटेक्सोनॉमी। हम क्या यूज करने वाले हैं, केमिकल कैरेक्टर्स को यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले बेटा, केमिकल कैरेक्टर्स। मान लो कि एक प्लांट बॉडी है ये, एक प्लांट बॉडी है ये, इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो सेलुलोज की प्रेजेंट है। अभी से मान रहे, कोई हार्ड एंड प्रूफ नहीं है ना, से मान रहे ये सेलुलोज की बनी है। दूसरा केमिकल इसमें काइटिन प्रेजेंट है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों को अलग अलग ग्रुप पे रखना पड़ेगा।
कैसे कुछ केमिकल्स को यूज करना है, या फिर कह सकते हैं केमिकल कैरेक्टर्स को यूज करके जो टेक्सोनॉमी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं और एक टर्म और पढ़ो जिसका नाम है सिस्टेमैटिक्स। क्या बेटा? सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक भी एक स्टडी है टेक्सोनॉमी के अंदर, कह सकते हो टेक्सोनॉमी के बराबर चलती है। ये थोड़ा न्यू टर्म है। टर्म क्या बोलता है? द वर्ड सिस्टेमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। किस लैंग्वेज से निकाला गया है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है ये? और इसका ही यूज बहुत ज्यादा साइंस में होता है, बहुत ज्यादा साइंस। इसका रीजन भी एक ही है बेटा, इसको डेड लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इसको कोई बोलने वाला बचा नहीं। पता है क्यों? ऐसा समझो, जो लैंग्वेज अब कोई नहीं बोलता, कॉमन बोलचाल की भाषा में जो लैंग्वेज कोई नहीं बोलता उसको हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं। अब जैसे इंडिया में एक संस्कृत लैंग्वेज है, हमारी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, क्या आपको क्या लगता है वो कोई नहीं बोलता? अभी भी कुछ लोग उसमें बात करते हैं। जैसे अब घर में अगर पंडित जी आएंगे, वो पंडित जी को आती है। इवन साउथ इंडिया में एक आध गांव है जो अभी भी संस्कृत बोलते हैं, तो अभी भी वहां संस्कृत डेड लैंग्वेज नहीं बनी है। पर ये जो लैटिन लैंग्वेज है, जो लैटिन लैंग्वेज है, ये डेड लैंग्वेज बन चुकी है क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा नहीं रही। तो इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है किसमें? साइंस में। तो लैटिन वर्ड का एक वर्ड है जिसका नाम है सिस्टेमा। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है इसका नाम है सिस्टेमा, वहां से सिस्टेमेटिक बना है। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसा? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड वहां से निकाला गया है, जिसमें से सिस्टेमा में से। किससे? सिस्टेमा में से। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस। इसको किसने यूज किया था? कैरोलस लीनियस ने यूज किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, सिस्टेमेटिक इज द डिसिप्लिन ऑफ biology which deals with the kind and diversity of all organism and the existing relationship amongst them। तो उन्होंने क्या बोला था? ये क्या है? एक फ्लो है, एक फ्लो है जिसमें हम डाइवर्सिटी और काइंड को डील करते हैं आपस में रिलेशनशिप के बेसिस पे। अब ऑब्वियसली बेसिस बात है बेटा, जब आप कैरेक्टर्स को पढ़ोगे, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कह सकते हैं, आपस में वो कैसे रिलेटेड है ये चीज डिस्कस कर रहे हो। इसी को उन्होंने क्या बोला था? सिस्टमेटिक बोला था कि आप एक फ्लो जा रहे हो, सिस्टमेटिक अरेंज कर रहे हो, उसको कैसे अरेंजमेंट ला रहे हो, उसको बोलते हैं हम क्या? सिस्टमेटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टमेटिक्स। आगे आओ बेटा। अब देखो नोमेनक्लेचर, क्या जो हमने बात करी नोमेनक्लेचर, इसके पहले हम पूरा कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा? नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ने वाले? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बेटा, गिविंग नेम्स टू एन ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी इज कंसीडर्ड एज नोमेनक्लेचर। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पूरी अर्थ पे प्रेजेंट है, जितने भी, उन सबको नाम देने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। इसमें से एक बहुत फेमस नाम देने का तरीका है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें हर ऑर्गेनिज्म को एक कम से कम दो वर्ड का नाम दिया गया। क्या दिया गया? दो वर्ड का नाम दिया गया। जैसे ह्यूमंस को नाम दिया गया होमो सेपियंस। क्या नाम दिया गया बेटा? होमो सेपियंस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? होमो सेपियंस नाम दिया गया। अब इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था लीनियस सर ने। किसने दिया था? लीनियस सर ने। साथ ही साथ इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं, बहुत सारे रूल्स भी। हमने पहले बात करी थी कैसे मैंने अपनी मम्मी को एक रुद्राक्ष का साइंटिफिक नेम याद कराया था। तो हर एक प्लांट ब्रीड, कोई सी भी ब्रीड, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका साइंटिफिक नेम होगा। उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा बेटा? कोई ना कोई एक साइंटिफिक नेम होगा। और जनरली इसमें यूज किया जाता है लैटिन लैंग्वेज। इनके नाम को रखने में जनरली क्या यूज की जाती है? लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, कोई नहीं बोलता इसको, है ना, आम बोलचाल की भाषा ये नहीं रही है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। लीनियस इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। किसने क्रिएट किया था? लीनियस सर ने क्रिएट किया था। और इसीलिए इनको हम नोमेनक्लेचर अभी कह सकते हैं, टैक्सोनॉमी का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। इज द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड साथ ही साथ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में करते क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन करते थे। और इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी है इस चीज में। जब तक किसी चीज का नाम नहीं रखोगे उसको क्लासिफाई कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो मैंने शेर को एक ग्रुप में रख दिया, पर आप किसी दूसरी कंट्री के हो, आपको समझ में नहीं आ रहा शेर का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में लाइन बोलूंगा तब समझो। लेकिन अगर हम दोनों को ही साइंटिफिक नेम पता होते तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं रह जाता, है ना। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्रिएट किया गया था। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ
5,900 species of plants in his book Species Plantarum। तो उन्होंने एक बुक लिखी Species Plantarum और उसमें कितने 5,900 स्पीसीज के साइंटिफिक नेम खुद से क्रिएट करके लिखे। कौन सी लैंग्वेज यूज करी होगी? मोस्टली लैटिन लैंग्वेज। मोस्टली बोल रहा हूँ, सिर्फ लैंग्वेज लैटिन नहीं, मोस्टली थोड़ी बहुत ग्रीक भी यूज की जाती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यूज की जाती है, और मोस्ट ऑफ द नेम किस में रहते हैं? लैटिन लैंग्वेज में रहते हैं। और क्या किया था उन्होंने? लिनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम्स ऑफ 4,326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे। टोटल उन्होंने कितनी बुक लिखी? 2 बुक लिखी। कौन कौन सी? स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरे। स्पीसीज प्लांटेरम में कितनी स्पीसीज थी? 5,900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड सिस्टेमा नेचुरे में 4,326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के नाम उन्होंने सजेस्ट किए थे कि ये नाम रखे जा सकते हैं। और आगे कुछ और बातें करेंगे। जो मैं बोल रहा था कि रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं किसके लिए? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है? आओ समझते बेटा। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ 2 एपिथेट। यहां से क्या समझे बेटा? कि हमेशा साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड का होगा। कितने वर्ड का होगा? 2 वर्ड का। क्यों? क्योंकि पहला वर्ड बताता है उसका जीनस और दूसरा वर्ड बताएगा उसकी स्पीसीज। क्या बताती है? स्पीसीज। 2 वर्ड का रहता है। कितने वर्ड का? 2 वर्ड का। जीनस और स्पीसीज क्या है उसको अपन थोड़ा और डिस्कस आखिरी में करेंगे, जब अपन इस लेक्चर में आगे बढ़ चुके होंगे तब थोड़ा और उसको डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहो। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम मस्ट बी कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसका? मैंगो का साइंटिफिक नेम है बेटा। किसका? मैंगो का साइंटिफिक नेम। अब इस रूल ने बोला क्या है? इस रूल ने ये बोला है कि बेटा कि जो आपने साइंटिफिक नेम लिखा, क्या लिखा? साइंटिफिक नेम लिखा, उसमें जीनस का पहला वर्ड, किसका? जीनस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर होगा। वहीं पे स्पीसीज का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। इस चीज को हमेशा फॉलो करना है। कोई सा भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे मैं ह्यूमंस का लिखता हूं तो ह्यूमंस के जीनस में, होमो वर्ड में एच क्या है? कैपिटल रखना पड़ेगा। वहीं सेपियंस में एस क्या रहेगा? स्मॉल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बेटा? स्मॉल रखना पड़ेगा। अगला रूल क्या बेटा? व्हेन साइंटिफिक नेम रिटन विद फ्री हैंड और टाइप्ड, देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप हाथ से लिख रहे हो, अगर आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे होगे, आपने अभी भी नोटिस किया होगा, मैंने जब भी साइंटिफिक नेम को लिखा है उनको सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखा है। क्या किया है? सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखा है, जिससे वो खुल के, जैसे कहते हैं जिसको बोलते हैं निखर के आ सके। क्या है? निखर के आ सके, हम उसको थोड़ा ध्यान से देख सके, वो अलग से दिखे। इस चीज को किया, कभी भी एक सिंगल लाइन में नहीं, कभी आप उसमें लाइनिंग अंडरलाइनिंग कुछ इस तरीके से कभी नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत है। आप दोनों वर्ड्स को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एट लास्ट बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इटैलिसाइज्ड। अगर किताबों में लिखा गया है तो उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखना पड़ेगा। किस फॉन्ट में? इटैलिक फॉन्ट। वो फॉन्ट देखा होगा ना, थोड़ा टेढ़ा होकर चलता है ना? जैसे कि मान लो होमो सेपियंस लिखना है तो कुछ इस तरीके से हल्का टेढ़ा करके। अगर टाइप किया गया है, कैसा किया गया है? टाइप किया गया है। ये देखो, ये गलती की है मैंने, ये गलती है। अगर मैंने अंडरलाइनिंग की है तो मुझे क्या है? दोनों को अलग अलग क्या करना रहता? अलग अलग अंडरलाइन करना है। और अगर टाइप किया गया है तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। किस फॉन्ट में कर दो? इटैलिक्स फॉन्ट में। किस फॉन्ट में बेटा? इटैलिक्स फॉन्ट में। आओ आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, ये किसने डिसाइड किया? क्योंकि लीनियस सर तो बहुत पहले चले गए, उन्होंने जो बातें लिख दी, 2 बुक्स लिख दी। कौन कौन सी? सिस्टेमा नेचुरा लिख दी और स्पीसीज प्लांटेरा लिख दी। इन दोनों बुक में उन्होंने कई सारी स्पीसीज के नाम लिख दिए थे। उसके बाद जो स्पीसीज डिस्कवर हो रही है उनके लिए रूल्स कौन क्रिएट कर रहा है? कुछ रूल्स तो लीनियस सर क्रिएट करके गए थे, पर कुछ रूल बाद में क्रिएट किए गए और अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग सोसाइटीज बनी और अलग अलग रूल्स लिखे गए। तो रूल्स क्या है? पहला रूल लिखो बेटा, ICBN। क्या? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स को का नाम लिखने के लिए। किसका नाम लिखने के लिए? प्लांट्स का नाम लिखने के लिए। वहीं ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब यहाँ पे एनिमल्स के
किसके नाम लिखने के लिए? एनिमल्स। अब आप सोच रहे होगे सर अलग अलग क्यों? एक चीज समझो बेटा, एक एग्जांपल समझो। गोरिल्ला, गोरिल्ला होता है ना, गोरिल्ला, उसका साइंटिफिक नेम होता है गोरिल्ला, गोरिल्ला, ये उसका साइंटिफिक नेम। इसका गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम क्या है? गोरिल्ला, गोरिल्ला। तो दोनों वर्ड सेम है ना। जैसे कि जो किंग कोबरा होता है, जो कि किंग कोबरा होता है, उसका नाम होता है नाजा, नाजा। क्या होता है? नाजा, नाजा। अब दोनों वर्ड सेम है, जीनस भी सेम है, स्पीसीज भी सेम है। इनको हम बोलते हैं टॉटोनिम्स। क्या बोलते हैं बेटा? टॉटोनिम्स। और ऐसे टॉटोनिम्स सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एनिमल्स में। किसमें? एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि प्लांट के रूल्स में ये लिखा है कि आपका जीनस और स्पीसीज का नाम सेम नहीं हो सकता। क्या? दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता। ये किसने बोला? प्लांट्स के कोड ने बोला। जो कोड प्लांट्स के लिए लिखा गया है वो कोड बोलता है कि हम टॉटोनिम्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर एनिमल्स बोलता है कोई बात नहीं हम कर लेंगे। इसीलिए कई सारे चेंजेस हैं, इसीलिए कई सारे रूल्स बन गए हैं, है ना। अब वहीं पे एक है आईसीएनबी। क्या? आईसीएनबी। ये किसके लिए है बेटा? बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का भी नामकरण करना है तो इस कोड के अंदर किया जाता है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया सुना होगा, एस्चेरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कई सारे। ये जो दो वर्ड का नाम है ना, हम आपने कोई भी बैक्टीरिया देखोगे उसमें हमेशा दो नाम तो मिलता है। अगर एक नाम दिया गया है तो या तो सिर्फ स्पीसीज लिखी गई है या तो सिर्फ जीनस लिखा गया है, उसका पूरा नाम कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो उसको किसके अंदर लिखा गया होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया के अंदर लिखा गया होगा। वहीं एक है आईसीवीएन। क्या है बेटा? आईसीवीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। इसमें किसका नॉमेनक्लेचर किया जाता होगा? वायरस का। इसका? वायरस का। इसके थ्रू किसका नाम दिया जाता है? वायरस को दिया जाता है। आईसीएनसीपी, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। इनका सिर्फ नाम सुन लो, अगर याद हो जाए तो याद भी कर लो, क्यों कभी हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछ लिया जाए। वैसे चांसेस कम है, पर रिस्क क्यों लेना भाई? रिस्क तो हमें पसंद ही नहीं है ना। रिस्क क्यों पसंद करें हम? तो अगर हमें याद कर सकते हैं तो क्यों ना याद करें। तो आईसीएनसीपी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए। ऐसे प्लांट्स जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं उनका नामकरण करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? आईसीएनसीपी। जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया, इनका हम कल्टीवेशन करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आईसीएनसीपी कोड रिस्पॉन्सिबल है। अब आओ आगे बढ़ते हैं और एक और चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब मैंने आपको ये बताया था कि लीनियस सर को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग की पढ़ाई पे नहीं, उन्होंने एक बहुत अच्छा हायरार्की सिस्टम क्रिएट किया था। उसके बेसिस उन्होंने बकायदा ग्रुप्स में बांट के दिखाया। किसने? ग्रुप्स में बांट के दिखाया, क्लासिफिकेशन करके दिखाया। इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज लीनियन हायरार्की। क्या बोलते हैं? लीनियन हायरार्की। उन्होंने ग्रुप्स क्रिएट किए, उन्होंने टैक्सॉन क्रिएट किए, रैंक के बेसिस पे डिवाइड किया। कैसे आओ समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है एक के नीचे एक हायरार्की। जैसे मान लो आर्मी का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे नीचे आता है सोल्जर, उसके ऊपर सूबेदार, फिर कर्नल, फिर ऑफिसर, उससे बड़ा ऑफिसर, एट लास्ट जनरल। तो ये सब एक हायरार्की में है। किसमें है? हायरार्की में बेटा। असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप उसको दोनों साइड से पढ़ सकते हो, ऑफ स्टेप्स। ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हर स्टेप एक रैंक या कैटेगरी को क्या करता है? डिपिक्ट करता है। ईच कैटेगरी इज टर्म्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर स्टेप ये कह सकते हैं जितनी भी कैटेगरी है वो सब क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मानी जा सकती है, जिसमें से एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। कौन होगी मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो, है ना। रिप्रेजेंटेड एज रैंक इज कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। और हर ग्रुप को एक कॉमन में आप बोल सकते हो टैक्सॉन। जैसे मान लो एक बात समझो कि आज मुझे घर बदलना है, एक घर बदलना है, मैं बाहर से कई सारे कार्टून के डब्बे लाऊं, एक में किचन का सामान रख दिया, एक में मैंने अपनी पढ़ने वाली किताबें रख दी, एक में मैंने अपनी नॉवेल रख दी, तो इसमें से क्या सब पे स्टिकर लगा दिया मैंने, पर क्या इस बात से ये फर्क पड़ गया कि डब्बे बदल गए? है तो सबके सब क्या? डब्बे ही। तो जो ग्रुप्स, जो स्टेप्स किसने क्रिएट की? लीनियस सर ने क्रिएट की। उन सबको एक कॉमन नाम क्या दिया? टैक्सॉन। क्या नाम दिया? टैक्सॉन। टैक्सॉन के अंदर कुछ भी हो सकता है, टैक्सॉन के अंदर कुछ भी हो सकता है, पर एक कॉमन नाम क्या है? टैक्सॉन है। और समझते हैं, द टैक्सॉन इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। उसमें कैसे होंगे? सिमिलर टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे। और कुछ ये है हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ये पूरी हायरार्की है बेटा। उन्होंने क्या क्रिएट किया? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो होता है वो है किंगडम। क्या है? किंगडम। उससे छोटा क्या है? उससे छोटा है फाइलम, और उससे छोटा है क्लास,
उससे छोटा है ऑर्डर, उससे छोटी है फैमिली, उससे छोटा है जीनस और उससे छोटी है स्पीसीज। अब यहाँ पे समझना बेटा कि अगर ये पिरामिड देख पा रहे हो तो जो किंगडम है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ, उसमें बेटा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है। क्या? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर एनिमल्स को लिया जाए, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं, आपके साथ ही इसी ग्रुप में आपके साथ चूहा भी होगा, बिल्ली भी होगी, सब जितने भी एनिमल, इवन सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स भी जो होंगे वो भी आपके साथ रहेंगे। पर क्या आप में और बिल्ली में सिमिलरिटीज है क्या? कितनी सिमिलरिटीज होंगी? मान लो 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, यही कुछ सिमिलरिटीज होंगी ना आप में और बिल्ली में। पर आप आओगे कहाँ पे? साथ में। कहाँ पे? साथ में ही। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगोगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगोगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? कम होते लगेंगे। क्या होने लगेंगे? यहाँ पे कम होंगे, फिर यहाँ पे और कम होंगे, यहाँ पे और कम होंगे, यहाँ पे और कम होंगे, यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे और कम होंगे। पर सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी। क्या बढ़ती जाएंगी? सिमिलरिटीज। मान लो एक ह्यूमन का ग्रुप होगा कहीं यहाँ पे, अब वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमंस हैं सभी इसी में आएंगे, और आप में और उनमें कोई फर्क है क्या? बायोलॉजिकली बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं रहेगा, सब एक जैसे हो, है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर जाओगे, कहाँ पे? स्पीसीज की तरफ। कहाँ? स्पीसीज की तरफ। अभी ये हायरार्की ऐसी बनी है, इसको उल्टा भी बनाया जा सकता है ना? तो आगे आप ऊपर अगर जाओगे, किधर? किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाओगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? कम होंगे, पर कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज बढ़ती जाएगी। सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। और अगर आपको ऑर्डर याद नहीं हो रहा, अगर आपको ये ऑर्डर याद करने में प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, सूरज सर हैं, याद करा देंगे। याद आप ऐसे कर लो कि कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। मतलब प्लेट साफ रखो भैया, वरना परिवार क्या होगा? बीमार पड़ सकता है। इसमें से के फॉर किंगडम, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, S for species। और जो स्पीसीज है, अगर आप ये देखोगे इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बहुत कम है, और उसमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। इसमें से सबसे छोटा ग्रुप कौन है? क्या किंगडम सबसे छोटा है? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म थे, पर स्पीसीज में सबसे कम ऑर्गेनिज्म होंगे कंपेयर टू दीज। इसीलिए हम स्पीसीज को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? स्पीसीज है। और आपने जो नाम पढ़े, जितने भी साइंटिफिक नेम पढ़े, जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका, याद करो मैंने आपको बोला था इसमें पहला वर्ड क्या होता है? जीनस। क्या होता है? जीनस। दूसरा वर्ड क्या होता है? स्पीसीज। मतलब यही जीनस और स्पीसीज मिलके क्या बनाते हैं? आपका साइंटिफिक नेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? साइंटिफिक नेम बताते हैं। तो कुछ ये था हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और एक बात करता हूँ, चलता हूँ मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जितने भी हैं ये भी एक टेक्सॉन है, ये भी एक टेक्सॉन है। याद करो मैंने बोला था कार्टून का डब्बा, ये वही डब्बे हैं, सबके सब क्या है? टेक्सॉन ही है। क्या है बेटा? टेक्सॉन है। हर रैंक पे, यहाँ से ऊपर जाने पे रैंक क्या हो रही है? छोटी हो रही है, वहां से यहाँ आने पे रैंक बढ़ रही है, पर है तो सब क्या? डब्बे ही, है कि नहीं? तो इनको हम क्या बोलते हैं? टेक्सॉन बोलते हैं। मतलब किसी भी कैटेगरी को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बेटा? टेक्सॉन। हर लेवल पे बोल सकते हैं उसको, हम टेक्सॉन बोल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और टेक्सॉन के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। वैसे तो पढ़ लिया बहुत कुछ हमने, और बात कर। Each biological category is referred as a unit of classification। कोई भी कैटेगरी है उसको एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, जिसमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी? स्पीसीज। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है बेटा? किंगडम। सबसे नीचे क्या था? किंगडम था सबसे बड़ी यूनिट, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे। वहीं पे सबसे छोटी यूनिट कौन सी? स्पीसीज, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे। ईच कैटेगरी इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक। हर कैटेगरी क्या है? रैंक है। एंड कॉमनली टर्म्स एट टैक्सॉन। उनका कॉमन नाम क्या है? टैक्सॉन है। और प्लूरल वर्ड क्या है? टैक्सा। सातों के सातों को हम क्या बोल सकते हैं? कि ये टैक्सा है। क्या है बेटा? टैक्सा है। इन सिंपल वर्ड्स, टैक्सॉन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलरिटीज। किसी भी लेवल में उसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी। किंगडम में एनिमल्स हैं, उनमें कम से कम 2 पैर 2 हाथ हैं, इसीलिए उनमें क्या है? सिमिलरिटीज हैं, और इसीलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं?
टैक्सोन बोल सकते हैं, है ना बेटा। देखो बेटा, जो मैंने आपसे बोला कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसने क्रिएट करी? लीनियस ने क्रिएट करी। इसका मेन रीजन ये है कि इन्होंने, जो मैं आगे आने वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा, इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने प्लांट और एनिमलिया को क्रिएट किया था। तो किंगडम को क्रिएट इन्होंने किया था, बाद में उनमें जो सब डिवीजन है, जैसे कि फाइलम हो गया, वो फाइलम हो गया, क्लास हो गई, ऑर्डर हो गया, इसको नए आने वाले कई साइंटिस्ट ने उन्होंने मिलकर बनाया था। उसमें से थे स्पीसीज का जो टर्म है, स्पीसीज का जो टर्म है, ये जो स्पीसीज है, इसको दिया था जॉन रे सर। किसने? जॉन रे सर ने दिया था। अब इस बात को याद रखना बेटा कि पूरी की पूरी हायरार्की लीनियस सर ने क्रिएट नहीं की थी, उनके नाम के आफ्टर कर दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग किसने कर दी थी? लीनियस सर ने कर दी थी। उसमें भी किंगडम जो है वो उन्होंने ही क्रिएट कर दिया था, और एक आध दो किंगडम और भी उन्होंने साथ में क्रिएट कर दिए थे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन, और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।